नमस्कार। आज तारीख है 11 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस। आज के लेक्चर की पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम चैनल बेसिक वाला नॉलेज से डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज के इस गहरे विश्लेषण में 5 बेहद महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा की जाएगी। काफी अहम मुद्दे हैं आज। बिल्कुल। सबसे पहले बात होगी राजकोषीय संघवाद यानी फिस्कल फेडरलिज्म की और 16वें वित्त आयोग द्वारा तय किए गए 41% शेयर के उस भ्रम की, जो असल में कागज पर कुछ और है और जमीन पर कुछ और। सही कहा। दूसरा विषय होगा लोकसभा स्पीकर के पद की निष्पक्षता और हाल ही में लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। तीसरे हिस्से में चलेंगे 1980 के दशक में, जहां भारत में स्वदेशी तकनीक यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी और सी डॉट की शानदार कहानी नौकरशाही और राजनीति का शिकार हो गई थी, जो कि एक बहुत जरूरी केस स्टडी है। चौथा मुद्दा होगा जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी का बढ़ता संकट, और अंत में न्यूज एंड नंबर्स के तहत कुछ तेज आंकड़ों पर नजर डाली जाएगी जो परीक्षा के दृष्टिकोण से जरूरी हैं। यहाँ एक बात स्पष्ट करना चाहूंगा, ये विश्लेषण केवल खबरों को पढ़ना नहीं है। जब देश की संस्थाओं या नीतियों की बात आती है तो क्या हुआ से ज्यादा महत्वपूर्ण ये समझना होता है कि ऐसा क्यों हो रहा है। हाँ, और उसके पीछे का संरचनात्मक असर क्या पड़ेगा। एग्जैक्टली। एक विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण से चीजों को देखना ही असल पढ़ाई है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहले और थोड़े जटिल विषय से, 16वां वित्त आयोग यानी 16th फाइनेंस कमीशन। हाल ही में केंद्र सरकार ने इनकी उस सिफारिश को मान लिया है जिसमें राज्यों के लिए डिविजिबल पूल में 41% हिस्सेदारी बनाए रखने की बात कही गई है। पहली नजर में देखने पर तो ये आंकड़ा मतलब एक कॉन्टिन्यूइटी या निरंतरता का प्रतीक लगता है। ऐसा लगता है कि पिछले आयोग ने जो तय किया था वही चल रहा है। लगता जरूर है, लेकिन यहाँ एक बड़ा भ्रम या इल्यूजन छिपा हुआ है। अगर 41% का आंकड़ा वैसा का वैसा ही है तो इसमें भ्रम कहाँ से आ गया? पैसे तो राज्यों को मिल ही रहे हैं ना। यही तो इस पूरे मुद्दे का सबसे बड़ा कैच है। दरअसल डिविजिबल पूल और ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू यानी सकल कर राजस्व के बीच एक बड़ा फर्क होता है। इसे थोड़ा आसान भाषा में समझा दें। हाँ, इसे एक उदाहरण से समझा जा सकता है। मान लीजिए देश का कुल टैक्स कलेक्शन एक बड़ा पिज्जा है। नियम के हिसाब से राज्यों को इस पिज्जा का 41% हिस्सा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ केंद्र सरकार पिज्जा बांटने से पहले ही उसके ऊपर के सभी बेहतरीन टॉपिक्स निकालकर अपने पास रख लेती है, यानी सेसेस और सरचार्जेस। बिल्कुल, उपकर और अधिभार। क्योंकि संविधान के अनुसार सेसेस और सरचार्जेस डिविजिबल पूल का हिस्सा नहीं होते, वे सीधे केंद्र के खजाने में जाते हैं। और ध्यान देने वाली बात यह है कि पिछले कुछ वर्षों में इन सेसेस और सरचार्जेस का आकार लगातार बढ़ रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि राज्यों को जो 41% हिस्सा मिल रहा है वो असल में पूरे पिज्जा का नहीं, बल्कि उस बचे हुए छोटे पिज्जा का मिल रहा है जिसकी सारी टॉपिंग्स पहले ही निकाल ली गई हैं। सही पकड़ा। इसे आंकड़ों के आधार पर और भी बेहतर तरीके से समझा जा सकता है। अगर पिछले वित्त आयोगों को देखा जाए तो 13वें वित्त आयोग के दौरान डिविजिबल पूल का आकार 89.2% था, जो कि 14वें वित्त आयोग आते आते सिकुड़कर 82.1% रह गया। और 15वें वित्त आयोग में ये और गिरकर सिर्फ 78.3% पर आ गया। यही कारण है कि सिकुड़ते हुए आधार का 41% वास्तव में पूरे राजस्व का 41% नहीं है। ये एक बहुत अच्छा विश्लेषण है, लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। ये तो हुई वर्टिकल डिवोल्यूशन यानी केंद्र और राज्यों के बीच की बात। एक और बड़ा संरचनात्मक बदलाव हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला में हुआ है। हॉरिजॉन्टल फॉर्मूला यानी जिसके आधार पर सभी राज्यों के बीच आपस में पैसे का बंटवारा होता है। हाँ, 15वें वित्त आयोग में टैक्स एंड फिस्कल एफर्ट यानी कर और राजकोषीय प्रयास को 2.5% का वेटेज दिया गया था, जो कि उन राज्यों के लिए एक इनाम था जो अपने स्तर पर कर जुटाने का प्रयास कर रहे थे। सही। लेकिन 16वें वित्त आयोग ने इस 2.5% की इनाम को पूरी तरह हटा दिया है और उसकी जगह कंट्रीब्यूशन टू जीडीपी यानी सकल घरेलू उत्पाद में योगदान को सीधे 10% वेटेज दे दिया है। ये एक बहुत बड़ा स्ट्रक्चरल शिफ्ट है। उम्मीदवारों के लिए इस बदलाव के जमीनी असर को समझना बेहद दिलचस्प होगा। इसका सीधा मतलब ये निकलता है कि महाराष्ट्र, गुजरात और कर्नाटका जैसे बड़े और संपन्न राज्यों को इसका फायदा मिलेगा, क्योंकि उनका जीडीपी में योगदान ज्यादा है। वहीं दूसरी तरफ बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य जिन्हें आर्थिक सहायता की सबसे ज्यादा जरूरत है,
उन्हें इस बदलाव से नुकसान उठाना पड़ेगा। मेहनत और प्रयास के बजाय राज्यों के आकार को पुरस्कृत किया जा रहा है। इसके अलावा ग्रांट्स यानी अनुदान पर लगाई गई शर्तों को भी समझना आवश्यक है। 16वें वित्त आयोग ने रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट्स को पूरी तरह खत्म कर दिया है। और लोकल बॉडीज का क्या? लोकल बॉडीज यानी पंचायतों और म्यूनिसिपैलिटियों के लिए जो 7,91,493 करोड़ रुपए का बड़ा फंड रखा गया है, उस तक पहुंचने की शर्तें बेहद कड़ी कर दी गई हैं। जैसे कि समय पर ऑडिटेड अकाउंट्स होना। हाँ, और स्टेट फाइनेंस कमीशन का नियमित गठन। अकेले देखा जाए तो हर शर्त तर्कसंगत लगती है कि भाई पारदर्शिता होनी चाहिए, लेकिन जब इन सबको एक साथ लड़ा जाता है तो कमजोर बुनियादी ढांचे वाले राज्यों के लिए अपने ही हिस्से का पैसा प्राप्त करना एक बड़ी चुनौती बन जाता है। तो एक तरफ जहां राज्यों और केंद्र के बीच आर्थिक टकराव की स्थिति बन रही है, वहीं दूसरी तरफ देश के सबसे बड़े संवैधानिक मंच यानी संसद में भी टकराव का माहौल है। लोकसभा स्पीकर के पद की बात हो रही है। बिल्कुल। आइए अब रुख करते हैं देश के संवैधानिक ढांचे के एक अहम स्तंभ की ओर। हाल ही में लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के खिलाफ लाया गया अविश्वास प्रस्ताव यानी नो कॉन्फिडेंस मोशन चर्चा में है। स्पीकर का पद निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है। स्पीकर को हटाने की प्रक्रिया को जानबूझकर बेहद कठिन बनाया गया है। इफेक्टिव मेजॉरिटी या प्रभावी बहुमत, राइट? एग्जैक्टली। इसका मतलब यह है कि प्रस्ताव तभी पारित हो सकता है जब लोकसभा के सभी सदस्यों यानी ऑल द देन मेंबर्स ऑफ द हाउस का बहुमत उसके पक्ष में हो। ये केवल उस दिन सदन में उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का बहुमत नहीं है, ताकि किसी छोटे राजनीतिक दबाव के चलते स्पीकर को आसानी से ना हटाया जा सके। सही बात है। यहाँ प्रक्रिया के कुछ अनिवार्य नियम जानना भी जरूरी है। इस प्रस्ताव को लाने के लिए लोकसभा के महासचिव को लिखित में कम से कम 14 दिन का नोटिस देना पड़ता है। और जब ये प्रस्ताव सदन में आता है तो चर्चा शुरू करने के लिए कम से कम 50 सदस्यों का समर्थन जरूरी होता है। एक और दिलचस्प पहलू ये है कि जब प्रस्ताव पर चर्चा चल रही होती है तो स्पीकर कुर्सी पर नहीं बैठते। वे एक सामान्य सदस्य की तरह बैठते हैं, चर्चा में भाग ले सकते हैं और पहली बार में वोट भी कर सकते हैं। लेकिन अगर टाई हो जाए तो उन्हें कास्टिंग वोट का अधिकार नहीं होता। अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो ऐसी घटनाएं भारतीय संसदीय इतिहास में बेहद दुर्लभ रही हैं। अब तक केवल 3 बार ऐसे प्रयास हुए हैं। 1954 में जीवी मावलंकर के खिलाफ, 1966 में हुकुम सिंह के खिलाफ और तीसरा 1987 में बलराम जाखर के खिलाफ। और ये सभी प्रयास विफल रहे। लेकिन आज के समय में सबसे बड़ा मुद्दा ये प्रस्ताव नहीं बल्कि पद का बढ़ता राजनीतिकरण यानी पॉलिटाइजेशन है। आखिर ऐसी स्थिति बन क्यों रही है? इसकी मूल वजह स्पीकर की असीम शक्तियों में छिपी है। एंटी डिफेक्शन लॉ यानी 10वीं अनुसूची के तहत किसी सांसद की अयोग्यता तय करनी हो या फिर अनुच्छेद 110 के तहत किसी बिल को मनी बिल प्रमाणित करना हो। हाँ, इन सभी मामलों में स्पीकर का निर्णय अंतिम होता है। जब निर्णय एक तरफा लगने लगते हैं तो पद की निष्पक्षता संदेह के घेरे में आ जाती है। यही कारण है कि आगे का रास्ता संस्थागत परंपराओं को मजबूत करने से होकर गुजरता है। संवैधानिक नियम अपनी जगह हैं, लेकिन जो अलिखित परंपराएं हैं कि चुने जाने के बाद स्पीकर किसी एक पार्टी का नहीं बल्कि पूरे सदन का होता है, उन्हें पुनर्जीवित करना होगा। और प्रक्रियाओं में पारदर्शिता लानी होगी। जैसे बिल को धन विधेयक घोषित करने के पीछे के कारणों को अगर स्पष्ट रूप से सदन के सामने रखा जाए तो पक्षपात के आरोप कम हो सकते हैं। सही बात है। संवैधानिक संस्थाओं को समझने के बाद अब समय को थोड़ा पीछे ले चलते हैं। एक ऐसी संस्था और स्वदेशी तकनीक यानी इंडिजिनस टेक्नोलॉजी की कहानी की ओर, जिसका आगाज तो शानदार था लेकिन जो आगे चलकर नौकरशाही और राजनीति का दुखद शिकार बन गए। 1980s के दशक का टेलीकॉम सेक्टर। हाँ, आज जहाँ इंटरनेट 2 सेकंड बफर होने पर परेशानी होती है, जरा उस दौर की स्थिति पर गौर किया जाए। देश पूरी तरह विदेशी कंपनियों के एनालॉग एक्सचेंजेस पर निर्भर था। गर्मी और धूल से ये अक्सर खराब हो जाते थे। और 1987 आते-आते टेलीफोन कनेक्शन के लिए वेटिंग लिस्ट 8,42,000 तक पहुंच चुकी थी। मतलब एक लाइन के लिए 3 से 4 साल का इंतजार। गांव की स्थिति और भयावह थी। इन्हीं समस्याओं को दूर करने के लिए 1986 में CDOT यानी सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमैटिक्स का गठन हुआ। नेतृत्व मिला सैम पिट्रोडा को। और ये कोई सामान्य सरकारी लैब नहीं थी। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसे टिफर की तर्ज पर एक पूरी तरह ऑटोनॉमस यानी स्वायत्त संस्था बनाया गया था। इसे 36 करोड़ रुपए का बजट और 36 महीने की सख्त डेडलाइन दी गई थी
ताकि देश के लिए एक इंडिजीनियस डिजिटल स्विच तैयार किया जा सके। ये किसी सिलिकॉन वैली के सपने जैसा था। एक बिल्कुल नया वर्क कल्चर। जीन्स पहने युवा इंजीनियर बिना किसी बाबूदोम के काम कर रहे थे। देश को डिजिटल रूरल एक्सचेंज मिला, एसटीडी की क्रांति आई, भारत विदेशी कंपनियों पर निर्भरता से आजाद होने लगा था। लेकिन कहानी का दूसरा हिस्सा सबक देने वाला है। ये दिखाता है कि तकनीक कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, मजबूत राजनीतिक समर्थन के बिना वो पनप नहीं सकती। 1989 में सत्ता परिवर्तन हुआ और संचार मंत्री बने केपी उन्नीकृष्णन, जिनका 3 महीने का कार्यकाल सी.डॉट के लिए तबाहीकुन साबित हुआ। बिल्कुल, क्योंकि सैम पित्रोड़ा पूर्व प्रधानमंत्री के करीबी थे, सत्ता बदलते ही उन्हें निशाना बनाया गया। कमिटीज बनाकर सी.डॉट की कड़ी जांच शुरू करवाई गई। और हैरानी की बात यह थी कि जब जांच समिति के ही 2 सदस्यों जीबी मेमांसी और डी.आर. महाजन, जो खुद सी.डॉट के संस्थापक थे, उन्होंने इसका विरोध किया और एक डिसेंट नोट दिया, तो मंत्री ने उस नोट को पैरेलल रिपोर्ट कहकर अस्वीकार कर दिया। इतना ही नहीं, उन दोनों को समिति से ही निकाल दिया गया। युवा वैज्ञानिकों ने सड़कों पर प्रदर्शन तक किया। इस राजनीतिक हस्तक्षेप का सबसे बड़ा दुखांत परिणाम निकला ब्रेन ड्रेन, देश की प्रतिभा का पलायन। हाँ, सैकड़ों वैज्ञानिक निराश होकर विदेशी मल्टीनेशनल कंपनियों में चले गए। स्वदेशी तकनीक की रफ्तार वहीं थम गई। आज के आत्मनिर्भर भारत के दौर में सी.डॉट का इतिहास एक कड़ी चेतावनी देता है कि R&D संस्थानों को पूर्ण स्वायत्तता मिलनी जरूरी है। उन्हें राजनीतिक बदलावों से आजाद रखना ही एकमात्र विकल्प है। बीते कल के इस ब्रेन ड्रेन से निकलकर अब आते हैं वर्तमान की एक ऐसी स्थिति पर जहां प्रतिभा तो है लेकिन अवसर नहीं है। बात हो रही है जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी यानी अनएम्प्लॉयमेंट के बढ़ते संकट की। आंकड़े काफी चिंताजनक है। बिल्कुल। जुलाई से सितंबर 2025 की तिमाही में जम्मू कश्मीर में बेरोजगारी दर 6.1% पर पहुंच गई थी, जबकि राष्ट्रीय औसत 5.2% था। शहरी क्षेत्रों में ये 10.6% और उच्च शिक्षित युवाओं में 23.9% तक था। अर्थशास्त्र की भाषा में से स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट या संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ऐसा तब होता है जब अर्थव्यवस्था की बुनियाद में ही कोई खराबी हो। जम्मू कश्मीर की अर्थव्यवस्था भारी मात्रा में सरकारी नौकरियों पर निर्भर है और निजी क्षेत्र जैसे टूरिज्म और हॉर्टिकल्चर सिकुड़ रहे हैं। हाँ, विद्यार्थी उच्च शिक्षा तो प्राप्त कर रहे हैं, लेकिन ऐसी डाइवर्सिफाइड इंडस्ट्री वहां मौजूद नहीं है जो उन डिग्रियों के आधार पर रोजगार दे सके। एजुकेशन और जॉब्स के बीच एक बड़ा मिसमैच है। और जो सरकारी नौकरियां हैं, उनकी स्थिति भी निराशाजनक है। JKSSB और JKPSC जैसी भर्ती एजेंसीज का काम काफी धीमा रहा है। भर्ती प्रक्रिया में देरी, कोर्ट केसेस और अनियमितताओं ने युवाओं को परेशान किया है। हाल ही में फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज डिपार्टमेंट के 103 कर्मचारियों को अनियमितता के चलते निकाल दिया गया। साथ ही वहां 1 लाख से ज्यादा डेली वेजेस हैं जिन्हें जॉब सिक्योरिटी नहीं मिली है। इस गहन संकट का समाधान क्या हो सकता है? समाधान स्थायी नीतियों में छुपा है। सरकारी भर्तियों पर निर्भरता कम करनी होगी। JKSED यानी जम्मू एंड कश्मीर एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट के माध्यम से एक मजबूत स्टार्टअप कल्चर विकसित करना आवश्यक है। जब तक प्राइवेट इन्वेस्टमेंट नहीं आएगा, इस भंवर से निकलना नामुमकिन सा है। इन गहन विश्लेषणों के बाद अब आते हैं आज के आखिरी खंड पर, न्यूज़ इन नंबर्स। परीक्षा की दृष्टि से कुछ बेहद महत्वपूर्ण और तेज आंकड़े। पहला आंकड़ा व्यापार से जुड़ा है। 2026 के पहले 2 महीनों में चीन द्वारा रूस को किए जाने वाले निर्यात में 19.7% की भारी वृद्धि देखी गई है। ट्रेड डायनामिक्स बढ़ रहे हैं। दूसरा आंकड़ा आसाम से है। वहां की राज्य सरकार ने अरुणोदय योजना के तहत 40 लाख महिला लाभार्थियों को 9-9 हजार रुपए की आर्थिक मदद प्रदान की है। वेलफेयर स्कीम्स का बड़ा उदाहरण है। तीसरा आंकड़ा अंतर्राष्ट्रीय संकट से है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार वेस्ट एशिया में चल रहे संघर्ष के कारण लेबनान में कुल 6.67 लाख से ज्यादा लोग विस्थापित हो चुके हैं। मानवीय त्रासदी के आंकड़े ध्यान में रखने चाहिए। चौथा आंकड़ा शिक्षा क्षेत्र से। भारत सरकार ने 2025-26 के शैक्षणिक वर्ष के लिए 43 नए मेडिकल कॉलेज खोलने और 11,682 नई MBBS सीटें बढ़ाने को मंजूरी दी है। और आखिरी आंकड़ा कानून और व्यवस्था की ओर इशारा करता है। 2023 में अनुसूचित जातियों के खिलाफ अत्याचार के 57,789 मामले दर्ज किए गए हैं।
सरकार ने स्पष्ट किया है कि SC/ST अट्रॉसिटीज एक्ट में कोई बदलाव करने का प्रस्ताव नहीं है। ये आंकड़े केवल संख्याएं नहीं हैं, बल्कि सामाजिक और आर्थिक नीतियों की वास्तविक दशा का आईना है। इनके पीछे छिपी दिशा को समझना जरूरी है। बिल्कुल। और इसी के साथ आज का ये पूरा विश्लेषण समर्पित रहा। अगर इस पूरे डीप डाइव को समेटा जाए तो बेहद महत्वपूर्ण तथ्य उभर कर आते हैं। 16वें वित्त आयोग के 41% का भ्रम टूटा, स्पीकर की निष्पक्षता को परखा गया, C. के इतिहास से राजनीतिक हस्तक्षेप के नुकसान को देखा गया और जम्मू कश्मीर की संरचनात्मक बेरोजगारी को समझा गया। इन सभी विषयों का मूल्यांकन करने के बाद एक सोचनीय प्रश्न उत्पन्न होता है। जब एक विकसित राष्ट्र बनने की बात आती है तो क्या सिर्फ बेहतर नीतियां बनाना काफी है, या देश के सामने असली चुनौती उन संस्थागत और नौकरशाही ढांचों को सुधारना है जो अक्सर अच्छी नीतियों को जमीन पर लागू होने से रोक देते हैं? ये सच में एक बेहद अहम प्रश्न है जिस पर चर्चा और अध्ययन की आवश्यकता बनी रहेगी। ज्ञान प्राप्त करने, तथ्यों के तह तक जाने और चीज़ों के क्यों और कैसे को समझने की ये प्रक्रिया लगातार आगे बढ़ती रहेगी। नए तथ्यों और गहन विश्लेषण के साथ द हिंदू एडिटोरियल एनालिसिस में आगे और भी नई जानकारियों के साथ वापसी होगी। इसी विचार के साथ ज्ञान का ये सफ़र आज यहीं विराम लेता है। नमस्कार। आज तारीख है 11 मार्च 2026। शुरू करते हैं आज का द हिंदू एडिटोरियल